स्थापना मक्खलीपुत्र गोशाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अब अशोक के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। चलिए नोट देख लेंगे। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। शिलालेखों का स्थान और वह किस राज्य से संबंधित है। शाहवाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान। शाहवाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान। मनसेहरा, हजारा, पाकिस्तान। मनसेहरा, हजारा, पाकिस्तान। कालसी, उत्तराखंड। कालसी, उत्तराखंड। गिरनार, गुजरात। गिरनार, गुजरात। धौली तथा जौगढ़, ओडिशा। धौली तथा जौगढ़, ओडिशा। एरगुडी, राजूर और मंडगिरी, आंध्र प्रदेश। एरगुडी, राजूर और मंडगिरी, आंध्र प्रदेश। शोपाड़ा, महाराष्ट्र। शोपाड़ा, महाराष्ट्र। रूपनाथ तथा गुर्जरा, मध्य प्रदेश। रूपनाथ तथा गुर्जरा, मध्य प्रदेश। सासाराम, बिहार। सासाराम, बिहार। भब्रू, वैराट, राजस्थान। भब्रू, वैराट, राजस्थान। मास्की, गोवीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जंटिग्रामेश्वर, कनगनहल्ली और पालकी गुंडू, कर्नाटक में है। मास्की, गोवीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जंटिग्रामेश्वर, कंगनहल्ली और पालकी गुंडू, कर्नाटक में। अहरौरा, उत्तर प्रदेश। अहरौरा, उत्तर प्रदेश। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह उल्लेख 13वें शिलालेख में है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिशियस नाम का एक राजदूत भेजा था। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय देखेंगे। शिलालेख और उनसे संबंधित विषय क्या क्या है देखते हैं। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के पहले शिलालेख में क्या है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। तीसरा शिलालेख में क्या है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां व आठवां शिलालेख में इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। सातवां व आठवां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नवा शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। नवा शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 13वें शिलालेख
में कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे। और 14वें में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हन के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हन के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी देखेंगे। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जयिनी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जयिनी थी। कलिंग की राजधानी तोशली थी। कलिंग की राजधानी थी तोशली। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णागिरी थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णागिरी थी। प्राची पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम कर्ज, चौपाल, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। आज शास्त्र में वर्णित तीर्थ के बारे में देखेंगे। मंत्री प्रधानमंत्री होते थे। मंत्री प्रधानमंत्री होते थे। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होते थे। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होते थे। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होते थे। युवराज राजपुत्र को कहा जाता था। युवराज होते थे राजपुत्र। देवारिक राजकीय द्वार रक्षक होते थे। देवारिक राजकीय द्वार रक्षक होते थे। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता को कहते थे। समाहर्ता होते थे आय का संग्रहकर्ता। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष को कहते थे। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष को कहते थे। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होते थे। प्रदेष्ट्री कमिश्नर होते थे। प्रदेष्ट्री कमिश्नर होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला को कहते थे। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला को कहते थे। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। दुर्गपाल होते थे दुर्ग रक्षक। दुर्गपाल कौन होते थे? दुर्ग रक्षक। और अंतपाल होते थे सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल होते थे। नोट देख लेंगे। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों के 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। इन सभी 6 स्थानों के बारे में एक एक करके देखेंगे। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दूसरा है दिल्ली टोपड़ा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया। तीसरा है दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। चौथा है रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। पांचवा है लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में। और छठा है लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि माफ कर दिया। नोट देख लेंगे। महास्थान, बांग्लादेश से प्राप्त शौहगौड़ा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है।
प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार-ए-कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। चलिए अब देखेंगे प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। समिति और उनके कार्य क्या क्या थे। प्रथम समिति का कार्य था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। प्रथम समिति का कार्य था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति का कार्य था विदेशियों की देखरेख करना। द्वितीय समिति का कार्य था विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति का कार्य था जन्म मरण का विवरण रखना। तृतीय प्रशासनिक समिति का कार्य था जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ प्रशासनिक समिति का कार्य था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। चतुर्थ समिति का कार्य था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम समिति का कार्य था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। पंचम समिति का कार्य था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। षष्ठ समिति का कार्य था बिक्री कर वसूल करना। षष्ठ समिति का कार्य था बिक्री कर वसूल करना। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। सैन्य समिति एवं उनके कार्य देखेंगे। प्रथम सैन्य समिति का कार्य था जल सेना की व्यवस्था करना। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय सैन्य समिति का कार्य था यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। द्वितीय सैन्य समिति का कार्य था यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तृतीय सैन्य समिति का कार्य था पैदल सैनिकों की देखरेख करना। तृतीय सैन्य समिति का कार्य था पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चतुर्थ सैन्य समिति का कार्य था अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करना। चतुर्थ सैन्य समिति का कार्य था अश्वारोहियों की सेना की देखरेख करना। पंचम सैन्य समिति का कार्य था गज सेना की देखरेख करना। पंचम सैन्य समिति का कार्य था गज सेना गज सेना की देखरेख करना। और षष्ठ समिति का कार्य था रथ सेना की देखरेख करना। षष्ठ सैन्य समिति का कार्य था रथ सेना की देखरेख करना। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को शीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेवमात्रित कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट: अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। ब्रह्म साम्राज्य, शुंग एवं कण्व राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए।
भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सातवाहन राजवंश। शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे शिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों ने नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वाष्टिपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौल्मिक को सौंपा। गौल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। नोट देखेंगे, सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चलिए अब देखते हैं चेदी राजवंश के बारे में। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय ने शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने कर्मशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमिट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटी आल्किडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व तक हुआ। इसकी राजधानी शाकल, आधुनिक सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पनोह अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट देखेंगे, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मू था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारगाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृति का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निश था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट: पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिशस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नोट: चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। नोट: कुषाणों ने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नोट: कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। नोट: रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। अब देखेंगे संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है, उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। नोट: संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। एक बार फिर से देखेंगे, संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला पत्तु पत्तातु, दूसरा इट्टू थौके तथा तीसरा है पादिनेन किलकंकु। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। चलिए देखते हैं स्थान, अध्यक्ष और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ।
प्रथम संगम 4440 वर्ष पूर्व मदुरा में हुआ। अध्यक्ष थे अगस्त्य और महत्वपूर्ण ग्रंथ है अकट्टियम, परिपदाल, मधुनारय, मुदुकुरुकु तथा कलारी आविरय। कोई भी इनमें से उपलब्ध नहीं है। प्रथम संगम 4440 वर्ष पूर्व मदुरई में हुआ। अध्यक्ष थे अगस्त्य। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ था अकट्टियम, परिपदाल, मधुनारय, मुदुकुरुकु तथा कलारी आविरय। इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व कपाटपुरम में हुआ। अध्यक्ष थे अगस्त्य। ग्रंथ था तोल्काप्पियम, तमिल व्याकरण, जिसके रचनाकार तोल्काप्पियर थे। दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व कपाटपुरम में हुआ। अध्यक्ष थे अगस्त्य। ग्रंथ था तोल्काप्पियम, तमिल व्याकरण, जिसके रचनाकार थे तोल्काप्पियर। तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व मदुरा में हुआ। अध्यक्ष थे नक्किरर और महत्वपूर्ण ग्रंथ था नेदुन थोकै, कुरुन थोकै, नत्रिनई, एनकुरु भूरु, परिपादल, कुथु वड़ी, पेरिशय तथा सित्रिशय आदि। तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व मदुरा में हुआ। अध्यक्ष थे नक्किरर। महत्वपूर्ण ग्रंथ था नेदुन थोकै, कुरुन थोकै, नत्रिनई, एनकुरु भूरु, परिपादल, कुथु वड़ी, पेरिशय तथा सित्रिशय आदि। नोट: कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक रशु अपार ने किया। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम पाइलों का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलस्तनार ने मणिमेकले की रचना की। इसमें 30 सर्गों की अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है।